हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बेसिकली कि इसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और उनके बीच का रिलेशन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। नेक्स्ट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, हम कोई चीज पढ़ते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है कि हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कोई रिएक्शन पॉसिबिलिटी है या नहीं। आप जैसे रिएक्टेंट को मिलाते हो तो कोई प्रोडक्ट बनेगा या नहीं, और कितनी उसकी अमाउंट बनेगा, कितनी उसका एक्सटेंट होगा रिएक्शन का, दैट इज एक्सप्लेन बाय द थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट, लिमिटेशंस क्या है? ये प्रोसेस हमें रेट नहीं बताता, मैकेनिज्म्स नहीं बताता कि किससे मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हो रहा है, या फिर पाथ नहीं बताता कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके किस पाथ को फॉलो करके बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपकी यूज होगी। फर्स्ट आपके सिस्टम और सराउंडिंग। जो चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, वो आपका होगा सिस्टम, और उसके बाहर जो चीज होगी दैट आर इट्स सराउंडिंग। ठीक है, जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज इट्स सिस्टम, और जो उसके बाहर है सराउंडिंग्स। नेक्स्ट है ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम कौन सा होता है? जिससे आप एनर्जी और मास को एक्सचेंज कर सकते हो, मास और एनर्जी को आप एक्सचेंज कर सकते हो। इसको एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूंगी। क्लोज्ड में आपका कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, मास आपका एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ एनर्जी चेंज हो सकती है क्लोज सिस्टम में। नेक्स्ट आप मूव ऑन टू द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम नाम से क्लियर हो रहा है, ना उसमें मैटर चेंज होता है, ना उसमें एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, ना मैटर ना एनर्जी, दैट इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। इसको हम एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक चाय का कप लिया। ठीक है, अगर उस चाय वाले कप में आपने सिंपल कुछ ऊपर कवर नहीं करा, दैट इज द ओपन सिस्टम। उसमें से आप ऑब्जर्व करोगे कुछ वाटर वेपर्स आपके आउट हो जाएंगे, और कुछ आपके ठंडी भी हो जाती है चाय। ठीक है, तो एनर्जी भी रिलीज हुई है उसमें, और आपके वाटर वेपर्स भी रिलीज होते हैं, दैट इज द ओपन सिस्टम। नेक्स्ट है आपका क्लोज सिस्टम। क्लोज में अगर आपने उस चाय वाले उस पे कुछ ऊपर पुट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लीड लगा दिया, ढक्कन लगा दिया चाय वाले वेसल के ऊपर, जो आपने फ्राई पैन लिया है उसके ऊपर आपने वेसल लगा दिया है, तो उस वेसल के ऊपर आपने एक ढक्कन लगाया, तो उस ढक्कन से आपकी जो चाय का जो उबलता हुआ पानी है वो उसके ऊपर वेपर्स की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, और जैसे ही आप उसको रिमूव करते हो तो वो सारा पानी दोबारा उसमें चला जाता है। तो मतलब उसमें एनर्जी तो आपकी चेंज हो रही है, लेकिन मैटर नहीं चेंज हो रहा। जितना पानी आपका पहले था स्टार्टिंग में, उतना ही आपका पानी बाद में है। तो आपका क्लोज सिस्टम का। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? जैसे आपका थर्मल की फ्लास्क लेते हो। ठीक है, जो आप थर्मो फ्लास्क लेते हो, दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। ना उसमें एनर्जी चेंज होती है, ना उसमें मैटर। जितनी चाय आपने गर्म रखी थी पहले स्टार्टिंग में, उतनी ही आपकी चाय उसमें इकट्ठी बाद में होती है। ठीक है, दैट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ सिस्टम और स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, स्टेट क्या होती है कि हम किसी सिस्टम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं: प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज योर स्टेट ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में आपको पाथ फंक्शन याद रखना है, जो इसके अलावा कोई भी बचा हुआ है दैट इज योर स्टेट फंक्शन। वर्क और हीट आपका पाथ फंक्शन होता है, ये चीज याद रखनी है बस। इसके अलावा आपको और चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होता। वर्क, हीट, ये आपके क्या है? स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन सॉरी। पाथ फंक्शन क्या होता है कि इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में किस पाथ से वो पहुंचा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 रूट्स है, 1 2 3 4। ठीक है, चारों रूट्स में से आप किस रूट से इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जा रहे हो, दैट उस पर डिपेंड करती है आपकी वर्क और हीट। वर्क और हीट क्या आपके पाथ फंक्शन, जो इसके अलावा बच के वो आपके स्टेट फंक्शन है। ठीक है, स्टेट फंक्शन क्या होगा? वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेंगे, ना कि किस पाथ से वो रिएक्शन आपका पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जो क्वांटिटी रिलेटेड आपकी टर्म्स होती है वो आपकी एक्सटेंसिव होती है। ठीक है, और इंटेंसिव क्या होती है? जो आपके उस मैटर की नेचर है कि किस चीजों से वो सब्सटेंस बना हुआ है, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इसमें जो आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है एक्सटेंसिव, जैसे मास है। ठीक है, मास, वॉल्यूम, हीट, इंटरनल एनर्जी इंपॉर्टेंट है ये, और एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में जैसे आपका प्रेशर, टेम्परेचर, ये नेचर पे डिपेंड करता है, ना कि अमाउंट पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 5 केजी का या 1500 केजी का मास, तो आपका डिफरेंट है, लेकिन आप अगर उनका टेम्परेचर नोट करते हो तो वो सेम ही आता है। ठीक है, तो टेम्परेचर नेचर पे डिपेंड कर रहा है, ना कि मास के ऊपर। ठीक है, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आप इसमें एक और चीज देखो कि अगर आप 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डिवीजन लेते हो तो वो भी इंटेंसिव आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम मैंने अभी पढ़ाया है आपको, क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की रेशियो इज योर इंटेंसिव। ओके, डेंसिटी हो गया, और जितनी भी आपकी स्पेसिफिक चीज होगी, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये किसी के हम रेफरेंस में लेते हैं ना, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पीएच, मोल फ्रैक्शन, जितनी भी टर्म्स है दैट इज योर इंटेंसिटी। ये कई बार आपको फाइंड आउट द और डाउट आता है, तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी इसमें से बन सकता है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव टर्म में। नेक्स्ट होता है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप इक्विलिब्रियम पढ़ते हो, उसमें क्या होता है कि जो आपका प्रेशर, टेम्परेचर, ये क्वांटिटीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो हम उसमें कहते हैं कि आपका सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 5 सेकंड पहले नोट करा। ठीक है, 5 सेकंड बाद आपने 10 मिनट्स पे नोट करा, 15 मिनट्स पे, 20 मिनट्स पे, आपने डिफरेंट टाइम्स पे नोट करा, लेकिन आपने क्या ऑब्जर्व करा? 15 मिनट्स वाले पे जितना आपका पहले अमाउंट था उतना ही आपका बाद में मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हुई। तो या फिर आप कंसंट्रेशन की जगह टेम्परेचर या प्रेशर को भी ऑब्जर्व करते हो, तो आप कहते हो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अगर आप टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम इन 3 चीजों को पे ही स्पेसिफाई हो, तो आप कहते हो थर्मोडायनामिक। ठीक है, थर्मोडायनामिक की अभी 3 आपको स्टेट वेरिएबल्स पढ़ाए हैं। अगर आप किसी सिस्टम की ये 3 चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो, देन यू आर एक्सप्लेनिंग द थर्मोडायनामिक कंडीशन।
नेक्स्ट है प्रोसेस, आपके डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आइसोथर्मल, थर्मल मतलब आप टेम्परेचर से डील कर रहे हो, ठीक है? वो प्रोसेसेस जिस पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दैट इज़ योर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। नेक्स्ट है आपका एडियाबैटिक, एडियाबैटिक क्या होता है? उसमें आपका हीट जो आपका सिस्टम और सराउंडिंग में से फ्लो कर रहा है, दैट इज़ योर कांस्टेंट, मतलब क्यू आपका हीट के लिए हम यूज़ करते हैं क्यू सिंबल। तो एडियाबैटिक प्रोसेसेस में आपकी क्यू की वैल्यू 0 होती है, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बेस पे आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका आइसोबारिक, बारिक से आप क्या करते हो? आइसोबारिक, बार हम प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? यूनिट्स ऑफ प्रेशर इज़ बार, तो बारिक आइसोबारिक में हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। एक और टर्म है आपका आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में हम किसके साथ डील करते हैं? आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो हम क्या क्या कहेंगे कि प्रोसेस इज योर आइसोकोरिक। नेक्स्ट है आपका रिवर्सिबल, और इरिवर्सिबल आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। अगर आप स्मॉल चेंज करते हो किसी भी कंडीशन पे, रिएक्शन कंडीशन पे, तो अगर प्रोसेस आपका रिवर्स हो जाए, ठीक है, दोबारा बैकवर्ड जाना स्टार्ट कर जाए, दैट इज योर रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर नहीं जाएगा तो वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक योर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ है आपका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि मास एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं ऐसे, और इसका ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बेस आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है? यहाँ पे डब्ल्यू क्या है? आपका वर्क, ठीक है? वर्क, और क्यू हीट है, डेल्टा यू है आपका इंटरनल एनर्जी। एक और बात, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी सिस्टम की खुद की अंदर की एनर्जी इज योर इंटरनल एनर्जी, ठीक है? डेल्टा यू इज योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक और बात, सिस्टम की खुद की एनर्जी, इसको याद कैसे रख सकते हो फॉर्मूला को, कि कोई सिस्टम है उसकी खुद की एनर्जी आप या तो वो वर्क के लिए यूज करेंगे, वर्क नहीं होगा तो वो हीट की फॉर्म में वो रिलीज कर देगा, इसलिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब एक और, जब इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, साइन कन्वेंशंस में बच्चों को दिक्कत आती है कि क्यू की वैल्यू या डब्ल्यू की वैल्यू प्लस या माइनस आप कब लोगे, ठीक है? इसके लिए मैं ट्रिक करा रही हूँ। जब भी आप बाय द सिस्टम करोगे, ठीक है, बाय द सिस्टम, वर्क डन या हीट रिलीज बाय द सिस्टम, तो उसमें आप देखोगे अगर आप खुद उसमें कुछ काम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, खुद कर रहे हो, तो उसमें आपने नेगेटिव लेना है, ठीक है? ओके, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर आप खुद इन्वॉल्व हो रहे हो तो आप उसमें नेगेटिव लोगे। ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम पे आपने ये चीज याद रखनी है, बाय मतलब वो खुद हो रहा है, ऑन मतलब आप खुद कर रहे हो, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन में आप इन्वॉल्व होगे ना तभी आप उसके ऊपर काम करोगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम में आपने डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, ठीक है? ऑन में डब्ल्यू की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, कई बार ये याद नहीं होता। और बाय द सिस्टम में वर्क डन वो खुद हो रहा है अपने आप, तो डब्ल्यू आपका पॉजिटिव आएगा, ये चीज़ याद रखनी है आपको न्यूमेरिकल्स करेंगे जब। और एक और बात, अगर क्यू है, क्यू की आप पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वैल्यूज़ हो सकती है। अगर बाय द सिस्टम है, हीट रिलीज़्ड बाय द सिस्टम, वो अपने आप हो रही है, तो उसमें देखोगे आप डब्ल्यू आपका क्यू आपका पॉजिटिव हो रहा है। हीट रिलीज़्ड ऑन द सिस्टम मतलब उसने एब्ज़ॉर्ब करी है, वो हीट रिलीज़ नहीं हुई है, एब्ज़ॉर्ब करी है। ठीक है? इसको ऐसे भी लिखा होता है, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम या हीट एब्ज़ॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। हीट एब्ज़ॉर्ब्ड करिए, जैसे आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस में करते हो, ठीक है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आपकी हीट एब्ज़ॉर्ब होती है, तो उसमें क्यू की वैल्यू एब्ज़ॉर्ब वाले में आपकी नेगेटिव आएगी, ठीक है? और हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तो रिलीज़्ड हो रही है तो वो क्यू आपका पॉज़िटिव आएगा। चीज़ें ये आपको साइन कन्वेंशंस पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके? नेक्स्ट मूविंग टू द टॉपिक, इसी के ही 2 फ़ॉर्मूलाज़ हम डिराइव करेंगे, ठीक है? जब भी आपका आइसोथर्मल होगा, ठीक है? आइसोथर्मल होगा आपका, तो आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी 0। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर ही आपका आइसोथर्मल में 0 है, ठीक है? कांस्टेंट है, 0 नहीं होता, कांस्टेंट मतलब आपने 5 सेकंड पे देखा, चाहे 10 सेकंड पे देखा, चाहे 20 सेकंड पे, टेम्परेचर आपने 5 डिग्री रखा हो तो 25 डिग्री ही रहेगा आपका, चेंज नहीं हो रहा। तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ठीक है? इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल के केसेस में डेल्टा यू इज़ 0, तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी? -w। ये फ़ॉर्मूलाज़ आपको पता होना चाहिए, ये यूज़ होंगे आपके न्यूमेरिकल्स में। नेक्स्ट आप देखोगे कि क्यू और डब्ल्यू दोनों में ही स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन जो उनका प्लस करके डेल्टा यू आ रहा है, दैट इज़ योर स्टेट फंक्शन। क्यों? क्यू और डब्ल्यू मैंने आपको क्या बताया, ये हमेशा पाथ फंक्शन होते हैं, लेकिन इनका सम करके क्या आ रहा है आपका? इंटरनल एनर्जी, और वो आपका क्या है? स्टेट फंक्शन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक, इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी। ठीक है? एंथैल्पी क्या होती है आपकी? एंथैल्पी को हम बेसिकली डेल्टा एच से लिखते हैं, ठीक है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही हम निकालेंगे रिलेशन। रिलेशंस को डेरिवेशन आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स उस रिलेशन के ऊपर वो इंपॉर्टेंट है, तो उसकी प्रैक्टिस आप अपने बिहाफ पे भी करना, और कुछ न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ डिस्कस करूँगी। थर्मोडायनामिक्स में से न्यूमेरिकल ज़रूर बनता है, ठीक है? कुछ डेफिनिशंस में से, लॉज़ में से, और आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन्स होते हैं, इस टॉपिक में से जो बनते हैं, ठीक है? और 3-3 4-4 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल्स जाते हैं इस चैप्टर में, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका एंथैल्पी का जो आपका रिलेशन इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी जितनी आप हीट रिलीज होगी या आपकी एब्जॉर्ब होगी किसी सिस्टम पे, वो डिपेंड करती है उसकी
इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी, ठीक है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और उसके बाहर माइनस साइन होता है, क्यों, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। आप ऑन द सिस्टम भी कर रहे हो और बाय द सिस्टम भी कर रहे हो, इसका साइन कन्वेंशन होती है। जब भी आप एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो तो आप खुद लगा रहे हो ना, तो इसलिए ये ऑन वर्क डन ऑन द सिस्टम आएगा, इसलिए पी इसके बाहर माइनस आएगा। एक्सटर्नल मतलब आपने प्रेशर लगाया, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। इसमें एक और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। ये पी डेल्टा वी की जगह जो ये आपने रिलेशन किया ना पी डेल्टा वी, उसकी जगह ये वैल्यू भी आ सकती है, क्यों, क्योंकि आइडल गैस इक्वेशंस जब आप पढ़ते हो तो आप देखते हो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब इसमें पी क्या है, प्रेशर, वी वॉल्यूम, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन क्या है, कितने मोल्स किसी सब्सटेंस के रिएक्ट कर रहे हैं, वो एन की वैल्यू बताता है, ठीक है। तो इसकी जगह पीवी की जगह मैंने एनआरटी सब्स्टिट्यूट करा, और एन क्या, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, वो आपका डेल्टा एनजी की वैल्यू है, ठीक है। इसके बेस आपका न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मूविंग टू द टॉपिक हीट कैपेसिटीज, ठीक है। हीट कैपेसिटीज का फॉर्मूला आपकी है सीपी और सीवी होता है, ठीक है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को हम सीपी लिखते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम सीवी लिखते हैं, ठीक है। इसके बेस आपके ये न्यूमेरिक क्वेश्चन है, और ये आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने सीपी कांस्टेंट प्रेशर लिखा है तो ऊपर आपका डेल्टा एच बाई टी आएगा, और अगर आप वॉल्यूम के लिए कर रहे हो तो वॉल्यूम पे आपका इंटरनल एनर्जी ऊपर आएगा डेल्टा यू, ठीक है। ये आपको दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक और बात, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर, ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एन आर, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखते हो कि जो रेशियो होती है गामा, गामा वो क्या होता है आपका सीपी बाय सीवी, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ है कुछ, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप न्यूमेरिकल में मोनोएटॉमिक, डायटोमिक गैसेस लेते हैं, तो उसके लिए आप सिर्फ़ एक फ़ॉर्मूले को ही याद रखोगे कि अगर गामा इज़ इक्वल टू सीपी बाय सीवी है, गामा इज़ इक्वल टू सीपी बाय सीवी, तो आप या सीपी की वैल्यू याद रख लो या सीवी की, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सीवी की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि गैसेज़ है वो वॉल्यूम पे ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। वॉल्यूम के बेसिस पे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पुट होती है। तो सीवी की वैल्यू आपकी मोनोएटॉमिक के लिए 3/2 आर, डायटोमिक के लिए 5/2, ट्राइटोमिक के लिए 7/2 आर, ठीक है। ये आपको वैल्यूज़ लर्न करनी है, और गामा इज़ इक्वल टू सीपी माइनस सीवी, ये होता है ना, ये आपको वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए, और ये और सीवी, ठीक है। ये मोनो के लिए, डाई के लिए, ट्राई के लिए। नेक्स्ट अगर आपको सीपी निकालना है, अगर आपको सीवी आता है तो आप सीपी भी निकाल सकते हैं, कैसे, सीपी माइनस सीवी इज़ इक्वल टू आर, तो आप यहाँ से सीवी की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको सीवी पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू द टॉपिक इंथैल्पीज़, ठीक है, इंथैल्पीज़ ऑफ रिएक्शन करेंगे। इस चैप्टर में बहुत कुछ इन डेप्थ पढ़ने के लिए, इतना ज़्यादा पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, टू द पॉइंट पढ़ो, और आपको वही आपका कंपाइलेशन में आपको यूज़फुल होगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट आपकी इंथैल्पीज़ आएगी, कंबशन की, फॉर्मेशन की, सॉल्यूशन, एटमाइज़ेशन, ये सारी चीज़ें आपको न्यूमेरिकल से करोगे, दैट विल बी ईज़ी। लेकिन आपको एक जनरल चीज़ याद रखनी है, जब भी आपको इंथैल्पी निकालनी है डेल्टा एच, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इंथैल्पी निकालो, आगे हम गिब्स फ्री और एंट्रोपी करेंगे। एक चीज़ पता होना चाहिए कि वो होता है आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की, बस ये चीज़ पता होनी चाहिए। आप एच की जगह आपका जीआई चाहे एसआई, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आप एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी क्या बताता है आपका, रैंडमनेस, ठीक है। एंट्रोपी हम डिस्कस करेंगे, रैंडमनेस। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन ये थी कि फर्स्ट लॉ ने हमें ये एक्सप्लेन नहीं करा था कि कोई रिएक्शन कितनी जल्दी होगा, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी नहीं बताई थी किसी रिएक्शन की, स्पॉन्टेनिटी को नहीं डिस्कस करा था, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, कि कोई रिएक्शन पॉसिबल भी है या नहीं है। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड लॉ आया। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जितनी भी हमारे सराउंडिंग में रिएक्शंस हो रही हैं, तो एंट्रोपी ऑफ अ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ठीक है। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है अबाउट द एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी के बारे में या फिर स्पॉन्टेनिटी के बारे में, स्पॉन्टेनिटी को मेजर करने के लिए ही हमने एंट्रोपी एक चीज़ लेके आए, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी सबसे पहले पता होना चाहिए आपको क्या होता है, कि आपकी कोई रिएक्शन कितनी ज़्यादा अपने रैंडमनेस कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में अगर टीचर नहीं है तो बच्चे टेबल पे कहीं घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। तो उनकी रैंडमनेस ज़्यादा होती है, घूमने फिरने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसको हम रैंडमनेस कहते हैं। इसको हम मेजर किससे करते हैं, एंट्रोपी, और इसका सिंबल क्या है, एस, ठीक है। एस क्या होता है आपका, क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर, ठीक है। ये फॉर्मूला दैट यू शुड बी रिमेंबर, ओके। नेक्स्ट आपकी डिफरेंट फॉर्म्स है कि अगर डिफरेंट फेजेस लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप क्यू को डेल्टा एच से रिप्लेस कर लोगे, ठीक है। वेपर की लोगे तो वेपराइजेशन, फ्यूजन लोगे और सब्लिमेशन, ठीक है। डिफरेंट ये आप याद रख सकते हो। अगर होता है वैलेंट गुड, नहीं होता तो आपको जनरल फॉर्मूला जो मार्क किया है बॉक्स में वो लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि एंट्रोपी आपका मेजर करता है रैंडमनेस को,
और गैसेस की सबसे ज़्यादा रैंडमनेस होती है और सॉलिड की सबसे कम, ये चीज़ आपको पता है और यही लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है? गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है आपका कि कितनी आपकी एनर्जी अवेलेबल है टू डू द यूज़फुल वर्क, ठीक है? कुछ काम करने के लिए आपके पास एनर्जी जितनी अवेलेबल होती है उसको हम लिखते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, ओके? इसके लिए जो आपका न्यूमेरिकल है वो आप ये इंपॉर्टेंट है। गिब्स फ्री एनर्जी एक ये फॉर्मूला है डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक तो ये है, इसका जो नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ठीक है? एक और लास्ट में आपको एक ट्रिक सिखा दूँगी कि आपको रिलेशंस डिराइव भी आप खुद कर पाओगे, ठीक है? एच का है, चाहे जी का है, चाहे टी एस का है, ये रिलेशंस की डिराइव करने की ट्रिक भी आपको भी मैं सिखाऊँगी, ठीक है? अगर आपको फ़ॉर्मूलाज़ लर्न होते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते तो आपको एक ट्रिक सिखा दूँगी। नेक्स्ट आपके पास है, अगर आपके क्या थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है आपका कि आपके जो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे अगर आपने सारी चीज़ों को एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे लेके आते हो, तब भी उन पे जो एंट्रोपी है वो ज़ीरो नहीं होती, ठीक है? तो उनमें कुछ ना कुछ रैंडमनेस रह जाती है एट एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑल्सो। तो उस एंट्रोपी का नाम देता है रेसिडुअल एंट्रोपी, ओके? और ये किसने एक्सप्लेन किया? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक और बात, जो हमने गिब्स फ्री एनर्जी करी है उसके बेसिस पे आपके टेम्परेचर के ऊपर जो इम्पोर्टेंट है, जो मार्क किया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है? कि टेम्परेचर अगर आपका लो होगा, हाई होगा, तो गिव्स फ्री एनर्जी आप हमेशा देखोगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगा, रिएक्शन पॉसिबल तभी होगा जब डेल्टा जी आपका नेगेटिव होगा। जी आपका नेगेटिव होगा तभी आपका रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज़ रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है? गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है? यूज़फुल वर्क। तो जब आप वैल्यूज़ डालोगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस में आपका टेम्परेचर लो होता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप ऑब्ज़र्व करोगे कि एस तो आपका अगर नेगेटिव होगा दैट डज़न्ट फेवर द रिएक्शन, ओके? एस आपका नेगेटिव होने पे रिएक्शन डज़न्ट फेयर, लेकिन अगर टी आपका टी डेल्टा एस डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, तो जी आपका नेगेटिव आना चाहिए। अगर ये ज़्यादा होगा टेम्परेचर तभी रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर पॉसिबल एट हायर टेम्परेचर, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। और कई बार रीज़न पूछ लेते हैं तो आप इसको फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। हाई टेम्परेचर पे टी डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, तो जी नेगेटिव आ जाएगा, जी नेगेटिव आएगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आपके फिज़िबल होंगे, फिज़िबल या पॉसिबल भी लिख सकते हो। और एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस में, एक्ज़ो मतलब हाई टेम्परेचर, तो टी डेल्टा एस की आपकी वैल्यू ऑलरेडी हायर है, तो एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शंस आपके लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? एक्ज़ो लो टेम्परेचर, एंडो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस आर फिज़िबल। नेक्स्ट इसके बेस कुछ फॉर्मूलाज़ है डेल्टा जी के, ठीक है? ये अभी डिस्कस करेंगे। ये कंपाइलेशन है, ठीक है? जितने भी हमने अब इसके बेस हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है? पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है डेल्टा यू इज़ इक्वल टू क्यू डब्ल्यू, और डब्ल्यू की वैल्यू मैंने पी डेल्टा भी पुट कर दी, दैट इज़ योर फर्स्ट लॉ। एक और बात, आइसोथर्मल में आपकी टेम्परेचर कांस्टेंट यू ज़ीरो, तो यू ज़ीरो है और रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बेस से आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट डेल्टा यू ज़ीरो फर्स्ट लॉ में यू पुट करके आप माइनस क्यू डब्ल्यू के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास हीट भी की वैल्यू भी आ जाएगी। एक और बात, ये साइन कन्वेंशंस जो मैंने कराया ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम वर्क डन की वैल्यू से, ठीक है? वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है? तो पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम है नेगेटिव, ठीक है? सिमिलरली आप क्यू को भी कर सकते हो इसके। ओके, नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेसेस। एडियाबैटिक प्रोसेसेस कौन से होते हैं? जिसमें क्यू ज़ीरो होता है, ठीक है? हीट एब्जॉर्ब ज़ीरो होती है, तो डब्ल्यू और डेल्टा यू आपस में बराबर। और इसके लिए जो फॉर्मूला है वर्क डन का, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, ये आपको नोट कर लो, इसके बेस क्वेश्चंस आते हैं कई बार। नेक्स्ट है आइसोबारिक, और ये वाला एक वर्क डन का, ये वाला आप मैं ग्राफ से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में जब हम प्लॉट करते हैं, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में प्लॉट करा आपका, ठीक है? तो आप देखोगे कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, तो वो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, ठीक है? आइसोकोरिक जो मैंने स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करा है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, तो वो आइसोबारिक होता है, ठीक है? तो आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आप देखोगे, तो आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो दैट इज़ योर आइसोबारिक। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक। और इन दोनों के बीच में होता है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। अब इस ग्राफ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो आपका आइसो आइसोबारिक वाला वर्क है वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, लास्ट में आइसोकोरिक, ठीक है? जो ग्राफ बनाया है उसी से ये रिलेशन है। नेक्स्ट आपके स्पेसिफिक हीट के ये फॉर्मूलाज़ मैंने करवाए थे, वो हैं। और इन दोनों सीपी और सीवी को हम रिलेट करते हैं, सीपी माइनस ईवी इक्वल टू आर। और एक और हम गामा की वैल्यू भी निकालते हैं, सीपी बाय सीवी, ओके? और सीवी की वैल्यूज़ आपको याद कराई हुई है डिफरेंट गैसेज़ के लिए, मोनो के लिए 3/2, डाई के लिए 5/2 और ट्राई के लिए 7/2। नेक्स्ट है क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशंस। क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का लॉग पी टू बाई पी वन, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट प्रेशर्स की वैल्यू है, तो ये भी आपको फॉर्मूला लर्न करना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई रिवर्सिबल।
ये वैल्यू है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन अभी करवाई है, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, ठीक है। एक ये करवाया आपको एंथैल्पी की, डेल्टा एच इज इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एन जी आर टी, इसके बेस न्यूमेरिकल्स आता है आपको। डेल्टा जी की वैल्यू गिब्स फ्री एनर्जी के आपके दो फॉर्मूलाज और है, ठीक है। नेक्स्ट एक मैंने आपको जनरलाइज कराया था एच और एस, और इसमें आप इंक्लूड कर सकते हो एस एच को भी, ठीक है, एंथैल्पी को भी, कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की वैल्यूज करोगे तो आपके पास चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक अब न्यूमेरिकल्स, मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स, अब न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। फॉर एग्जांपल अब देखो साइन कन्वेंशंस के साथ आपको सिखा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 700 जूल आपकी किसी प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब हो रही है मतलब वो हीट को ले रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब का सिंबल आपने प्लस लिखा। हीट अगर रिलीज होती है तो नेगेटिव लिखते हैं। नेक्स्ट वर्क इतना हुआ इज डन बाय द सिस्टम अपने आप हो रहा है वो, तो रिलीज और ये वाला सेम साइन होते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो डब्ल्यू इज नेगेटिव। अगर ऑन द सिस्टम होता आप कर रहे हो तो वो पॉजिटिव लिखते हैं। नेक्स्ट इंटरनल एनर्जी क्या होता है, निकालनी है इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाया और वैल्यू आपकी आ गई 307 जूल। इसमें आपको साइन कन्वेंशंस लर्न करने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। बाय द सिस्टम है नेगेटिव आएगा, ऑन द सिस्टम है तो आपने पॉजिटिव लेना है। ओके नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो मैंने ऊपर करवाया है ये वाला फॉर्मूले के बेस आपको एक क्वेश्चन दी हुई है। इसमें आप देखोगे डेल्टा एन जी की वैल्यू कैलकुलेट, एच आपको निकालना है, यू दिया हुआ है, डेल्टा एन जी निकालोगे। डेल्टा एन जी के लिए आपने क्या फॉर्मूला यूज करा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट में भी सिर्फ आपने गैसियस प्रोडक्ट की कंसेंट नंबर ऑफ मोल्स देखने, ना कि सॉलिड या लिक्विड की, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप देखोगे N2CO2 तो आपके गैसेस है और वाटर आपका लिक्विड है, तो उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। तो इनके जो बाहर आपके कोफिशिएंट्स लिखे होते हैं जो आगे इक्वेशंस के, ठीक है, जो आगे नंबर लिखे होते हैं उनको हमने प्लस करा। प्रोडक्ट में कितने हैं आपके 2, और रिएक्टेंट में सिर्फ आपका ऑक्सीजन गैस है 3/2। 2 माइनस 3/2 आप सॉल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग 1/2। फॉर्मूला में पुट करी, जो ये फॉर्मूला है इसमें पुट करने के बाद यू विल बी गेटिंग द आंसर्स। ये क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कर सकते हो, देन ओनली यू कैन बी एबल टू सॉल्व रेस्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। आपको एंथैल्पी निकालनी है, आपको हीट रिलीज निकालनी है, सॉरी, और एंथैल्पी आपको गिवन है CO2 की, ठीक है। ये वाली क्वेश्चंस में आपको CO2 की एंथैल्पी गिवन है आपको 35.2 ग्राम के। अगर CO2 CO से बना है उसकी हीट रिलीज़ Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? जब आपकी C प्लस ऑक्सीजन गिव यू द CO2, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला जब आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव यू द CO2, तो उसके लिए डेल्टा H की आपको वैल्यू गिवन है। लेकिन ये आपका जो CO2 ये बना है, कितना अमाउंट बना है? 44 ग्राम। क्यों? आपने इसमें 1 मोल, जो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊँगी आपको, ठीक है, सम बेसिक्स कॉन्सेप्ट में, उसमें करोगे। मोल क्या होता है आपका, इक्वल टू योर 1 मोल इज इक्वल टू द एटॉमिक मासेस, या फिर उसके मॉलिक्यूलर मासेस को भी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मासेस या एटॉमिक मासेस को जब आप देखते हो, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 मोल इज इक्वल टू CO2 कितना बना है 44 ग्राम, ठीक है। कार्बन 12 होते हैं, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 2 32 प्लस 12 44 ग्राम बना है 1 मोल। तो जब 44 ग्राम CO2 बना है तो हीट रिलीज आपकी गिवन है। अगर आपको निकालना है 35.2 कितना बनेगा, आपको ये सॉल्व करना है बाय अ मैथ्स, ठीक है। मैथ से आप सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट अगर आपको निकालना हो एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इन सब की आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, और आपसे पूछा हुआ क्या है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब आपको इक्वेशन दी हुई है ये वाली, इस इक्वेशन में ये आपके रिएक्टेंस है जो मार्क करा है, रेस्ट जो इधर डॉट से लिखे हैं ये आपके प्रोडक्ट है। मैंने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या करवाया, एंथैल्पी हो चाहे गिव्स फ्री एनर्जी हो चाहे एंट्रोपी हो, जनरल फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी। तो आपने प्रोडक्ट सबसे पहले N2O और CO2 इनकी आपने वैल्यूज को लिखा, ठीक है। इन्हें आपने बीच में प्लस आया तो आपने प्लस लिख दिया। अब जितने इनके नंबर ऑफ मोल्स है उनके कोफिशिएंट से आपने मल्टीप्लाई करा। फॉर एग्जांपल CO2 के 3 थे, तो 3 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर वैल्यू दी हुई थी CO2 कितनी 393, बीच में माइनस को पुट करा। रिएक्टेंट कौन से हैं आपके, जो मैंने लाइन से मार्क किए हुए हैं, ठीक है, N2O4 और 3CO। तो CO की वैल्यू आपने पुट करी, उसको 3 से मल्टीप्लाई करा, और ये आपने सॉल्व कर दिया। इसको मैंने सारे में ब्रैकेट पुट करा, आपकी वैल्यू आएगी ये किलो जूल्स में। क्यों? क्योंकि आपको रिएक्शन में जो फॉर्मेशन की वैल्यू किलो जूल में गिवन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका है कैलकुलेट नंबर ऑफ किलो जूल नेसेसरी टू रेज टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस पूछा हुआ है आपको, ठीक है, कि कितने आपको नंबर ऑफ किलो जूल्स आपने सप्लाई करने हैं। तो नंबर ऑफ जूल्स अगर आपसे पूछते हैं तो आपको मतलब हीट कैपेसिटी पूछा हुआ है, ठीक है। हीट कैपेसिटी के लिए आपको फॉर्मूला कराया हुआ है क्यू बाय डेल्टा टी, और यहाँ से आपको ऑन रीअरेंजमेंट आप क्यू की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। क्यू निकालना ना आपको हीट कैपेसिटी की फॉर्म में, तो हीट कैपेसिटी में आपको क्यू हीट निकालनी है, तो क्यू ऑन रीअरेंजमेंट आपकी वैल्यूज को आप पुट करोगे, यू विल बी गेटिंग दिस योर आंसर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, कि आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है ए प्लस बी से सी बना, उसकी एच और एस की वैल्यू दी हुई है, आपको टेम्परेचर पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये रिलेशन करा हुआ है। तो इसमें आपने इक्विलिब्रियम पे, आपको पता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा तो जी की वैल्यू तो जीरो होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपने टी की वैल्यू को, ये ऑन रीअरेंजमेंट यू विल बी गेटिंग टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, ठीक है। रिलेशन आपके पास आया, एच और एस की वैल्यू आपने पुट करी, टेम्परेचर आपका आया ये। स्पॉन्टेनियटी पूछिए, मतलब स्पॉन्टेनियस के लिए आपको टेम्परेचर इससे ज़्यादा देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जी आपका जब नेगेटिव होगा तभी रिएक्शन आपका पॉसिबल होगा, और टेम्परेचर वाली वैल्यू क्या आके नेगेटिव है, तो टेम्परेचर की वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। देन ओनली द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो टेम्परेचर अगर आपका 2000 केल्विन से ज़्यादा होगा, देन ओनली यू विल बी गेटिंग अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।